नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो पत्र लेखन पर चर्चा देखा होगा, जो कि आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो चलिए आज एक बार फिर पुनः उसे दोहराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था पत्र लेखन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लेटर राइटिंग। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और जिसका प्रयोग हम लिखित रूप में करते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसलिए दूर रहने वाले हमसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे संबंधी हो, मित्र हो, तो हम अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए, अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र को लिखते हैं। वैसे तो अगर हम आजकल की समय की बात करें तो आजकल तो हमारे पास टेलीफोन है, मोबाइल है, ईमेल है, हम फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें तो यह लिखित रूप से सहेज कर रखा जाने वाला माध्यम नहीं है, जबकि पत्र को हम सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं पत्र के प्रकार के बाद। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पत्र होते हैं दो प्रकार के। एक होता है औपचारिक, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। एक होता है अनौपचारिक, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। कल हमने चर्चा करी थी औपचारिक पत्र पे। तो यह पत्र हम उन लोगों को लिखते हैं जो कि किसी संस्था से जुड़े हुए हों, किसी कार्यालय से जुड़े हुए हों, किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हों, किसी विभाग से जुड़े हुए हों। उन सबको हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम औपचारिक पत्र के प्रकार भी हमने पढ़े थे। इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। एक होता है प्रार्थना पत्र, एक होता है कार्यालय पत्र और एक होता है व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं कि हमें संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है, यानी सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। अगर प्रारंभ और अंत प्रभावशाली नहीं होगा तो पढ़ने वाले व्यक्ति को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पत्र की भाषा भी सरल, स्पष्ट और सुंदर भी होनी चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन में अब अपना पते के स्थान पर लिखना है परीक्षा भवन, तथा नाम के स्थान पर लिखना होता है क ख ग, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हम अपना नाम और पता नहीं लिखते हैं, इसलिए ये ध्यान रहे। पत्र को हमेशा पृष्ठ के बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए और बाईं ओर पर ही उसे समाप्त करना चाहिए। औपचारिक पत्र को निम्नलिखित 7 अंगों में बांटा गया है। पहली बात अगर हम बात करें तो सेवा में लिखकर उसे प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद पत्र का प्रापक यानी पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करनी होती है। दूसरी चीज़, जब हमने जैसे सपोज़ हमने लिखा प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो पहले लिखेंगे हम सेवा में, फिर लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, फिर विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर कौन सी जगह पर विद्यालय उस जगह का नाम, फिर उसके बाद में हम लिखते हैं विषय। जिस विषय के बारे में हम लिखना है, यानी जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है, उसे केवल एक ही वाक्य में स्पष्ट संकेतों में लिखें, यानी सिर्फ एक ही वाक्य में होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, हमें छात्रवृत्ति के लिए लिखना है, हमें कोई समस्या के लिए लिखना है, जैसे कि गंदगी की समस्या हो गई, तो वो हमें ऐसे लिखना है कि गंदगी की समस्या हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र। अगला हमें लिखना होता है संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है। जैसे अगर हम पुरुष के लिए लिखते हैं तो महोदय और महिला के लिए लिखेंगे तो महोदया। ऐसे ही विषय वस्तु को, इसे भी हमें 2 अनुच्छेदों में लिखना होता है। यानी विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो कंटेंट। सभी ने नम्र निवेदन है कि यह वाक्य आरंभ करना चाहिए। जब भी हम पत्र का प्रारंभ करें, तो जब विषय वस्तु की प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें ये लिखना होगा कि सभी ने नम्र निवेदन है कि इस प्रारंभ में, उसके बाद में हमें आगे की ओर बढ़ना है। और फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। दूसरा अनुच्छेद, आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं वो लिखना है। उसके बाद में जब हम दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं तो उसके बाद में हमें हस्ताक्षर व नाम लिखना होता है। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
उसके बाद हमें प्रेषक का पता लिखना होता है, जैसे कि शहर का या मोहल्ले का नाम, इलाके का नाम, पिन कोड लिखना होता है और फिर उसके बाद में हमें दिनांक लिखनी होती है। तो औपचारिक पत्र के आरंभ में लिखे जाने वाले ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए? तो जैसे कि हम श्रीमान, मान्यवर, महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम बात करें अभिवादन व समाप्ति, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो अभिवादन की अगर हम बात करें तो औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है अनौपचारिक में। समाप्ति की बात करें तो अगर आप प्राचार्य या प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर छात्रा है तो वो लिखेगी आज्ञाकारिणी शिष्या, और छात्र है तो वो आज्ञाकारी शिष्य। ऐसे ही अगर हम किसी विभाग को लिख रहे हैं तो भवदीय, पुरुष के संदर्भ में लिखते हैं भवदी और महिला के संदर्भ में लिखा जाता है भवदिया। औपचारिक पत्र का हम एक उदाहरण देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से लिखना होता है। देखिए, सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है सेवा में, फिर हमने लिखा प्रधानाचार्य, फिर हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। जैसे सपोज़ हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, सेवा में लिख दिया हमने, फिर हम लिखेंगे प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम पे आ जाएगा मारुति अकादमी, और फिर पता सातरुंडा रतलाम। अब विषय, अब किस पे लिखना है? सपोज हमने मान लिया कि हमें जो ये पत्र लिखना है उसका किसके लिए लिखना है, अवकाश के लिए लिखना है या छात्रवृत्ति के लिए लिखना है या स्थानांतरण के लिए लिखना है, तो वहाँ पर वो विषय लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे महोदय जी। फिर पहला अनुच्छेद, जैसा कि हमने पढ़ा था, पहले अनुच्छेद में हम लिखते हैं सविनय नम्र निवेदन है कि से प्रारंभ किया जाएगा। फिर आप जो आपका विषय है उस विषय के बारे में आगे बढ़ाते हैं, और जो दूसरा अनुच्छेद होता है यानी सेकेंड पैराग्राफ, वहाँ पर हम जब उसको ख़त्म करते हैं तो सेकेंड पैराग्राफ में हमने वही ऊपर पढ़ा था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंड पैराग्राफ के संदर्भ में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर हम लिखते हैं कि जैसे कि धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसी चीज़ों से लिखना होता है। उसके बाद हम एक लिखित प्रारूप देखते हैं, जैसे कि दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन या प्रार्थना पत्र। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, डीएवी स्कूल, जगह का नाम रामनगर और दिल्ली। अब यहाँ पे देखो विषय में लिखा है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र, ये हमारा हो गया विषय। महोदय, अब देखिए पहला अनुच्छेद उसने शुरू किया है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं लिखा हुआ है तो आप हैं 11वीं तथा 12वीं के हैं तो आप 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, 12वीं के हैं तो 12वीं का। मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 10/9/2018 और 11/9/2018 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का एक इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों से मेरा होना अति आवश्यक है। अब जैसा कि इसमें पता चल रहा है कि जो विद्यार्थी है वो परिवार में इकलौता है तो उसी को सारे काम करने पड़ेंगे, तो इसलिए उसने 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना की है। इसी कारण मुझे 8/9/2018 से लेकर 12/9/2018 तक का अवकाश चाहिए। अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर आ जाते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर हमने लिखा धन्यवाद, और अंत में आपका आज्ञाकारी नाम स्वाधीन शर्मा। जैसा कि आपने इस पत्र में देखा कि हमने जब इसका प्रारंभ किया तो वो लेफ़्ट हैंड साइड से ही किया और लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ही ख़त्म किया, यानी बाईं ओर से ही शुरू किया और बाईं ओर की तरफ ही ख़त्म कर दिया। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आप बोर्ड परीक्षा में जब इस पत्र को लिखते हैं तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी ये लिखा जाए तो हमेशा एक पेज में ही लिखना है, क्योंकि बोर्ड के नियम के अनुसार क्या है कि इसको लिखने की जो सीमा है वो 1 पेज होती है। अगर आप उसको 1 पेज से ज़्यादा लिखते, सपोज़ आपने ऊपर से प्रारंभ किया और आपका जो सेकेंड अनुच्छेद है, जो दूसरा अनुच्छेद है, वो अगर आपका दूसरे पेज पे जाता है तो जो परीक्षक होता है वो उसे चेक नहीं करेगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा तो इससे हम औपचारिक पत्र के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, ये तो हमने कल तक पढ़ा था, हमने इसे दोहराया भी सही और आज हम इसे समझ भी चुके होंगे। अब आगे हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। यानी अनौपचारिक पत्र की अगर हम बात करें तो ये लिखा जाता है अपने मित्र को
अपने रिश्तेदार को, अपने संबंधियों को, अपनी माता को, पिता को, छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन को, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी ये लिखा जा सकता है। और औपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव भी रखना होता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या हुआ। औपचारिक में जब हम लिखते हैं तो औपचारिक में हमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं करना होता है, और जबकि इसके अंदर व्यक्तिगत बातों का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर आत्मीयता भाव नहीं रखा जाता है, यहाँ पर आत्मीयता का भाव रखा जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख भी किया जाता है। जैसे कि अगर हम ऊपर लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, तो वहाँ पर हम आदरणीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पर आदरणीय शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई हमारे रिश्तेदार संबंधी नहीं है, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब अनौपचारिक पत्र की अगर हम बात करें तो इसके कितने प्रकार होते हैं। एक होता है बधाई पत्र, जो कि हमें किसी को बधाई देनी है तो उसके लिए लिखा जाता है। एक होता है शुभकामना पत्र, एक होता है निमंत्रण पत्र। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे क्योंकि हर व्यक्ति के घर पे निमंत्रण पत्र आता है, किसी की शादी का, किसी के मकान का मुहूर्त हुआ, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र होते हैं। सांत्वना पत्र होता है, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अनौपचारिक पत्र को जब लिखते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज़ तो हमें ये समझ आ गई कि अनौपचारिक पत्र जो होता है वो हमारे किसी रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधियों को या हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनको लिखा जाता है, यानी जिससे हमारा कोई संबंध होता है। लेकिन औपचारिक पत्र में उस व्यक्ति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है। अब देखिए पहली चीज़, जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि सबसे पहले भाषा सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी भाषा सहज, सरल और स्पष्ट नहीं होगी तो सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आएगी। अगर क्योंकि जो पत्र लिखा जा रहा है वो आसान भाषा में होगा तो पढ़ने वाला भी जल्दी से समझ जाएगा और जल्दी से वो आपका उत्तर भी दे देगा। लेखक, पत्र तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये बात क्यों कही गई, क्योंकि छोटे और बड़ों के लिए हमें भी ध्यान रखना है। उसके बाद पत्र में लिखी गई बात संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कम से कम शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लिखे जा रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखा जाए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, जो चीज़ औपचारिक में भी थी और अनौपचारिक में भी है। भाषा और वर्तनी शुद्ध, लेख स्वच्छ होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपकी भाषा और वर्तनी, अगर आप गलतियां करेंगे तो पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी आपकी बात, और आप सुंदर नहीं लिखेंगे तो पढ़ने वाला भी पढ़ेगा भी नहीं, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। पत्र प्रेषक प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब तक सामने वाले का पता स्पष्ट नहीं होगा तो वह सही जगह पर पहुंचेगा ही नहीं। कक्षा, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा, परीक्षा भवन लिखना है। ये बात हमने औपचारिक में भी पढ़ी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसा कि हम बोर्ड परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर ना तो हम अपना नाम लिख सकते हैं, ना अपना पता लिख सकते हैं, ना ही आप अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि ये निषेध होता है। अगर आपने वहाँ लिख दिया तो आपके अंक काटने का उस परीक्षक को अधिकार होता है। पत्र में काट छाट नहीं करनी चाहिए, यानी ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं होनी चाहिए। औपचारिक पत्रों का प्रारूप कैसा होता है, देखिए सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो ऊपर से बाईं ओर, जैसा कि हमने औपचारिक में भी पढ़ा था, औपचारिक में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर से शुरू किया था, तो इसमें भी वही होगा। और प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। यहाँ पर अधिकतर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमारा पता लिखना है या जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिखना है। तो यहाँ पर पत्र भेजने वाले का नाम, ये बात ध्यान रखें। ठीक उसी के बाद आपको नीचे लिखना है दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसी दिन की तारीख। फिर हम लिखेंगे, यहाँ पर दे रखा है विषय। सिर्फ औपचारिक पत्रों में और अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हम औपचारिक पत्रों की अगर हम बात करें तब तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम कोई शिकायत या आवेदन तो नहीं कर रहे, हम तो हमारे एक रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो उनसे थोड़ी ना हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अगला हम लिखते हैं संबोधन। संबोधन का मतलब जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, सपोज आप दादाजी को लिख रहे हो, दादी को लिख रहे हो, नाना को लिख रहे हो, नानी को लिख रहे हो,
के साथ संबंध के अनुसार उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि बड़ों के लिए अगर हम बात करें तो पूजनी शब्द, जैसे आपने अगर दादा के लिए लिखा तो पूजनी लिखेंगे, पूज्य लिखेंगे, आदरणीय लिखेंगे, आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर छोटों के लिए लिखेंगे, अगर आपने छोटी बहन के लिए लिखा है, छोटे भाई के लिए लिखा है, तो वहाँ पर हम प्रिय, प्रियवर, स्नेह और स्नेही शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है इसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, उसके बाद चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर, प्यार आदि। लेकिन अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, अभिवादन भी बड़ों के अनुसार अलग और छोटों के अनुसार अलग होता है। सादर प्रणाम अगर हम बात करें तो ये बड़ों के लिए हुआ, चरण स्पर्श बड़ों के लिए हुआ, नमस्ते, नमस्कार ये तो फिर भी एक कॉमन शब्द है। आगे हम बात करते हैं मुख्य विषय, यानी वही विषय वस्तु जिसके बारे में हम इसको लिख रहे हैं, जो बात हमें वहाँ तक पहुँचानी है, वो होता है हमारा मुख्य विषय यानी विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु को मुख्यतः 3 भागों में बांटना है। जैसे कि हमने पहले औपचारिक में तो 2 भागों में बांटा था, यहाँ पर हम 3 में बांटेंगे। अब पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, जैसे कि हम या मैं यहाँ पर कुशल हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। तो ये तो हमें लिखना ही होगा, क्योंकि पहले हम सामने वाले को जब हम लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर कुशल हूँ और उम्मीद करता हूँ, या ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ कुशल हूँ और आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। ये तो हुआ पहला अनुच्छेद यानी पहला पैराग्राफ। फिर दूसरा अनुच्छेद यानी सेकंड पैराग्राफ। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है, यानी किस कारण से आपने पत्र लिखा है वो बताना है। फिर हम तीसरे अनुच्छेद की तरफ जाते हैं। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों के कुशलता के लिखने के लिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। या सपोज अगर आपने पापा को लिखा है तो हम लिख देते हैं कि भाई मम्मी को मेरा प्रणाम, छोटे भाई को प्यार। और समाप्ति अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री। अगर आपने अपने मित्र को लिखा है आपका मित्र। आगे हम बात करते हैं औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, यानी आरंभ में लिखे जाने वाले मुख्य आदरपूर्वक शब्द। जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था, अब हमें इसमें भी ध्यान रखना होगा। अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, अपने से बड़ों के लिए आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, ये हमसे जो बड़े हैं। अभिवादन की अगर हम बात करें तो सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति की अगर हम बात करें, अगर हमने एक बेटा अगर पिता को लिख रहा है तो आपका बेटा, अगर दादा को लिख रहे हैं तो आपका पोता, तो और बेटी लिख रही है तो आपकी बेटी, अगर दादी को लिख रही है या दादा को लिख रही है तो आपकी पोती, नाना को लिख रहा है तो नाती, और लड़की लिख रही है तो नातिन। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए, अभी हमने बात करी बड़ों के लिए, अब हम अपने बराबर या अपने से छोटों के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे। चिरंजीव, प्यारे, प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में अगर हम बात करें, मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। समाप्ति जब हम करते हैं तो तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, हितैषी का मतलब होता है तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारी चिंता करने वाला। अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप देखते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रेषक लिखने वाले का पता, यानी सब अगर आप लिख रहे हैं तो आपका पता आएगा। जैसे कि आपने लिख दिया मकान नंबर 412, रामनगर, रतलाम। फिर आप लिखेंगे इसके नीचे दिनांक, आज की दिनांक डाल देंगे। फिर आप लिखेंगे संबोधन। फिर जैसे कि अगर आपने पिता को लिखा है तो पूजनीय पिताजी। अभिवादन में लिखेंगे हम चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। पहला अनुच्छेद लिखेंगे आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, मैं यहाँ पर कुशल हूँ। फिर दूसरे अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। तीसरे अनुच्छेद में हम जब समाप्ति करेंगे, प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध और प्रेषक का नाम। तो देखिए, एक उदाहरण देखते हैं जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सलाह देने के लिए एक पत्र। अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए, यानी प्रतिदिन हमें योग करने की अपनी छोटी बहन को शिक्षा देते हुए एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जब हम लिख रहे हैं, तो सपोज जब हम लिख रहे हैं तो ये परीक्षा भवन में लिख रहे हैं,
अ ब स लिख दिया हमने, दिनांक लिख दी 27 अप्रैल। फिर प्रिय बहन सदा खुश रहो, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर सभी कुशल होंगे। या अगर ये लाइन आप ऐसे नहीं लिखें तो मैं यहाँ कुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी वहाँ पर कुशलपूर्वक होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के समाचार ज्ञात हुए। यानी या फिर आप इसको और सीधे शब्दों में लिख दिए, आज सुबह आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई और उससे समाचार प्राप्त हुए कि सभी वहाँ पर कुशल मंगल हैं। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब हम अपनी छोटी बहन को लिख रहे हैं तो पत्र में पिताजी या माताजी ने ये बात लिखी होगी कि भाई बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। अब हम ये पंक्ति अपनी बहन को समझाने के लिए लिख रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो, योग करें, व्यायाम करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता है। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यानी हम ये सारी चीज़ें उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीमार है तो बीमारी में उसे व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला हो जाएगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को अपनाओगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ होगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना, तुम्हारी बहन आशा। देखिए, हम इसने जो पढ़ा हमने पूरा, जिसके अंदर हमने पत्र पे चर्चा करी पहले, तो पत्र के बारे में हम समझ चुके कि ये एक ऐसा माध्यम है, लिखित माध्यम, जिसका प्रयोग हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में इसका प्रयोग करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक में हम प्रधानाचार्य, किसी सरकारी विभाग, व्यवसायी को, संपादक को लिखते हैं। यानी ये किसी न किसी अधिकारी को या किसी विभाग के अध्यक्ष को लिखते हैं। और इसके अंदर हम प्रार्थना, आवेदन व्यावसायिक रूप से लिखते हैं, इसमें जिन्हें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ हमने बात करी अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र जो कि हम अपने संबंधी, मित्रों, रिश्तेदारों को लिखते हैं, और ये हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम सुख दुख की बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी, और पढ़ने के बाद आपको समझ आया होगी कि ये जो पत्र है इसकी क्या महत्वपूर्णता है। और ये जो पत्र लेखन है, ये विषय आपके परीक्षा में 5 अंक का होगा। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसका जब परीक्षक जांच करता है तो किस तरह से वो मार्क्स देता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं, जैसे कि सपोज़ अगर मान लिया जाए कि हमारे परीक्षा में औपचारिक पत्र है, तो जो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम और जगह का नाम, ये हमने लिखा। और ये लिखने के बाद जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र, इतना जब हमने लिखा तो ये कम से कम 1.5 मार्क्स यानी 1.5 अंक का ही हमारा होता है। उसके बाद विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो ये हमारे वापस से 3 मार्क्स की होती है। और वापस से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वो आधा मार्क्स का होता है। यानी इन सारी चीज़ों की बहुत महत्वपूर्णता है कि सबके अलग अलग अंक दिए जाते हैं। लेकिन आपको एक विशेष बात जो है वो ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये हमेशा नए पेज से प्रारंभ किया जाए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपका आधा पेज हुआ और आपने सोचा कि हम उसी से प्रारंभ कर दें। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आपने वहीं से प्रारंभ किया तो आपका आधा भाग पहले पेज पे जाएगा और दूसरे पे जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो परीक्षक आपके अंक काट लेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।